बच्चों, आप सभी का रसायन विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा पीएच मान। इससे शुरुआत करते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण या पीएच मान क्या होता है? जो वैज्ञानिक सोरेनसन है उसके अनुसार हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। अर्थात जो पीएच बराबर है माइनस के लोग हाइड्रोजन आयन सांद्रण, या हम कह सकते हैं पीएच बराबर लोग 1 हाइड्रोजन आयन सांद्रण। दूसरे शब्दों में हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघु गुणक को पीएच कहते हैं। अर्थात जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण है वो क्या होगा? 10 की ऋणात्मक घात पीएच होगा। 10 की ऋणात्मक घात में क्या होता है? पीएच होता है। अर्थात जो हमें पीएच मान ज्ञात करना है तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण का पता होना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं पीएच बराबर होगा 10 का हाइड्रोजन आयन सांद्रण। अर्थात जो पीएच मान है, जो 10 की घात होगी, वही हमारा क्या होता है? पीएच मान होता है। देखिए, हमारे पास जो अगला पॉइंट है, जल का आयनिक गुणनफल। देखिए, जल का जो आयनन है वो कैसा होता है? बहुत कम होता है। जब हम जल का आयनन करते हैं तो H2O इक्विलिब्रियम H++ का OH माइनस होता है। स्थिर ताप पर जल के आयनन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोक्सिल आयनों का गुणनफल कैसा होता है? स्थिर होता है, जिसे हम जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसे Kw से प्रदर्शित करते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल 1 × 10⁻⁻14 होता है। देखिए, हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन बराबर है 1 × 10⁻14। चूंकि हमें ये पता है कि जो जल का आयनन है उसमें जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन है उनका जो सांद्रण है वो कैसा होता है? समान होता है, बराबर होता है। इसमें एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? H+ और OH का जो सांद्रण है वो बराबर है। अतः हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन है वहाँ पे लिख सकते हैं H+, और दोनों जगह जब हम H+ लिखते हैं इंटू H+, 1 × 10⁻⁻14, तो यहाँ पे जब इसकी घात 2 होती है तो इधर वर्गमूल होता है, तो ये कितना आ जाता है? 10⁻⁻7 में आता है। तो क्या है कि जो शुद्ध जल है, 1 लीटर शुद्ध जल में जो 1 × 10⁻⁻7 ग्राम हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं। देखिए, हमने पीएच की बात की थी। यदि हमारे पास किसी भी विलयन का जो पीएच मान है वो कैसा है? 7 है, तो विलयन कैसा है? उदासीन है। यदि हमारे पास जो पीएच मान है वो कैसा है? 7 है, तो विलयन कैसा है? उदासीन है। यदि हमारा जो पीएच मान है वो कहाँ से? 0 से 7 तक है, तो विलयन कैसा है? अम्लीय है। और यदि ये 7 से लेकर 14 तक है तो विलयन हमारा कैसा होगा? अक्षारीय प्रकृति का होता है। अक्षारीय प्रकृति का होता है। देखिए, जो भी हमारा विलयन का है, जैसे जैसे हम 0 से लेकर 7 तक बढ़ते जाते हैं तो हमारा जो अम्लीय प्रकृति है वो कैसी होगी? बढ़ती है। इस तरफ को अगर हम 0 से 7 तक जाते हैं तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, और 7 पे आते ये क्या हो जाता है? उदासीन होता है। 7 से 14 तक की तरफ को चलते हैं तो हमारा जो अक्षारीय है वो प्रकृति क्या होती है? बढ़ती जाती है। अक्षारीय प्रकृति कैसी होती है? बढ़ती जाती है। हमारा जो पॉइंट है वो सूचक है, जिसे हम इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर क्या है? देखिए, हम सीधे से देखते हैं, अपने घर में लाइट है, लाइट में एक छोटा सा बल्ब लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? रेड सा जो हमारा बोर्ड होता है, जहाँ से टोटल वायरिंग का ऑन ऑफ सिस्टम होता है, वहाँ पे हम हर बोर्ड में क्या लगाते हैं? एक इंडिकेटर लगाते हैं जो हमें लाइट आने की सूचना देता है। तो वो अपने आप ही जल जाता है, लाइट आते ही चली जाती है तो बंद हो जाता है। ऐसे ही
हमारे पास क्या है, देखिए जो रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं सूचक पदार्थ हैं। सूचक पदार्थ हमें कैसे सूचना देते हैं? अभिक्रिया के रंग परिवर्तन के द्वारा। जब हमारा अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, रंग परिवर्तन होता है। तो वो क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। अम्ल अक्षार सूचक क्या हैं? देखिए वे रासायनिक पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में अलग रंग और अक्षारीय माध्यम में अलग रंग देते हैं अम्ल अक्षार सूचक कहलाते हैं। जैसे हमारे पास मेथिल ऑरेंज है जो अम्लीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है, अक्षारीय माध्यम में हल्का पीला। मेथिल रेड है, अम्लीय माध्यम में लाल और अक्षारीय माध्यम में कैसा होता है, रंगीन होता है। फेनोक्टिलीन है जो अम्लीय माध्यम में रंगीन है और अक्षारीय माध्यम में लाल गुलाबी है। इसके बाद हमारे पास लिटमस पत्र है, लिटमस कागज है जो अम्लीय माध्यम में लाल होता है और अक्षारीय माध्यम में कैसा होता है, नीला होता है। तो ये क्या है, अम्ल अक्षार जो अलग अलग माध्यम में, अम्लीय माध्यम में अलग और अक्षारीय माध्यम में अलग रंग देते हैं। देखिए हमारा अगला पॉइंट है सूचक सिद्धांत। क्या होते हैं सूचक सिद्धांत? देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो सूचक पदार्थ है उनकी क्रियाशीलता को प्रदर्शित करने के लिए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया वे सूचक सिद्धांत कहलाए। सबसे पहला है ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहली बात यह है कि जो सूचक पदार्थ है वो दुर्बल विद्युत अपगच्य होता है। तो जो दुर्बल विद्युत अपगच्य है उसका आयनन कैसा होता है, कम होता है। प्रबल अम्लीय या प्रबल अक्षारीय माध्यम में जो सूचक पदार्थ है उसका आयनन बढ़ जाता है, उसका आयनन कैसा होता है, अधिक होता है। जो अगर हमारे पास प्रबल अम्लीय है या प्रबल अक्षारीय माध्यम है तो वहाँ पे जो सूचक पदार्थ है उसका आयनन कैसा होता है, बढ़ जाता है। देखिए जो सूचक पदार्थ द्वारा उत्पन्न रंग है, जो अभिक्रिया के अंत में जो सूचक पदार्थ रंग उत्पन्न करते हैं वो रंग कहीं का है, जो हमारे पास उसमें आयन है उन आयनों का रंग होता है। और इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास जो सूचक पदार्थ है वो आयनन पर कैसे रंगीन आयन देते हैं और ये रंगीन आयन ही सूचक का काम करते हैं। अम्लीय प्रकृति का जो सूचक पदार्थ है वो रंगीन ऋणायन देता है और अक्षारीय प्रकृति का सूचक पदार्थ रंगीन धनायन उत्पन्न करता है। देखिए जो समायन प्रभाव है, समायन प्रभाव की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ सूचक का कार्य नहीं करता क्योंकि वो वहाँ पे क्या होता है, आयनन कम हो जाता है। समायन प्रभाव की उपस्थिति में जो भी सूचक पदार्थ है उसका आयनन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए अब हमारे पास आता है मेथिल ऑरेंज। देखिए जो सूचक पदार्थ है वो मेथिल ऑरेंज है। मेथिल ऑरेंज अक्षारीय प्रकृति का सूचक पदार्थ है। इसे हम MEOH से प्रदर्शित करते हैं। जब हम इसका आयनन करते हैं तो हमें मेथिल धनायन और OH माइनस होता है। जो मेथिल है, जो मेथिल आयन है, इनका रंग कैसा होता है, गुलाबी रंग होता है। कैसा रंग होता है, गुलाबी रंग होता है। तो गुलाबी रंग के मेथिल धनायन प्राप्त होते हैं। देखिए हमारे पास जो हमने कहा था अम्ल अक्षार सूचक, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। देखिए जो अम्लीय माध्यम है, अम्लीय माध्यम में जो अम्ल यौगिक हैं उनके आयनन से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, आयनन से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। जो हमारे पास मेथिल ऑरेंज है इसके हाइड्रोक्सिल आयन से संयोग करता है और किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। देखिए जब यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल आयन है उनकी संख्या कम होगी तो मेथिल ऑरेंज के जो धनावेशित मेथिल आयन है, गुलाबी रंग के धनावेशित मेथिल आयन हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी। जब यहाँ पे उनकी संख्या बढ़ेगी तो हमारा ये कहीं का अम्लीय माध्यम में सूचक का कार्य करेगा, कहीं का कार्य करेगा, सूचक पदार्थ का कार्य करता है। कार्य करता है। देखिए जब अधिक मात्रा में गुलाबी रंग के धनायन प्राप्त होंगे तो हमें क्या होगा, अंत में गुलाबी रंग प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं अक्षारीय माध्यम की। अक्षारीय माध्यम में
देखिए अक्षारीय माध्यम में जब अक्षार यौगिक हैं उसके आयनों से हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न होते हैं। जो हमारा मेथिल ऑरेंज का आयनन है उसमें भी कैसे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन है, जिसके कारण सम आयन प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, सम आयन प्रभाव उत्पन्न होता है। और जब समायन प्रभाव उत्पन्न होता है तो मेथिल ऑरेंज का जो आयनन है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। और जब इसका आयनन कम होगा तो यहाँ से गुलाबी रंग के ऋणावेशित आयन कम मात्रा धनावेशित आयन कम मात्रा में प्राप्त होंगे, जिसके कारण ये सूचक का कार्य नहीं करता, सूचक का कार्य नहीं करता। देखिए इसी के साथ साथ हमारे पास एक और आता है फेनोप्टलीन। क्या आता है, फेनोप्टलीन आता है। दूसरा जो मेथिल ऑरेंज है बिल्कुल इसी के समान ऐसा ही हमारे पास एक सूचक पदार्थ है, फेनोप्टलीन है। जो फेनोप्टलीन है वो अम्लीय प्रकृति का सूचक पदार्थ है, जिसे हम HPH से प्रदर्शित करते हैं। जब हम इसका आयनन करते हैं तो हमें फेनोप्टलीन के गुलाबी रंग के, इसका भी रंग कैसा है, गुलाबी रंग है, और ऋणावेशित आयन प्राप्त होते हैं। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। देखिए अब यहाँ पे अम्लीय माध्यम है। अम्लीय माध्यम में अम्ल यौगिकों के आयनन से, अम्लीय माध्यम में अम्ल यौगिकों के आयनन से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। और जो फेनोप्टलीन है यहाँ पे भी कैसे हैं, हाइड्रोजन आयन है। तो कौन सा प्रभाव हो गया, सम आयन का प्रभाव हो गया, जो समायन का प्रभाव है, जिसके कारण हमारे पास जो फेनोप्टलीन है उसके ऋणावेशित गुलाबी रंग के आयन कैसे होंगे, कम मात्रा में प्राप्त होंगे। और ये अम्लीय माध्यम में सूचक का कार्य नहीं करता, अम्लीय माध्यम में सूचक का कार्य नहीं करता। अब हम बात करते हैं अक्षारीय माध्यम की। देखिए अक्षारीय माध्यम में यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होंगे, अक्षारीय यौगिकों के हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होंगे। और हमारा जो फेनोप्टलीन है वहां से हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन आयन। तो आपस में संयोग करके किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। तो यहाँ से हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन है इनकी संख्या कैसी होगी, कम होगी। जब हाइड्रोजन आयनों की संख्या कम होगी तो जो फेनोप्टलीन है उसका आयनन बढ़ेगा और हमें ऋणावेशित रंग के जो फेनोप्टलीन आयन हैं वो अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे, जिसके कारण ये कहीं में अक्षारीय माध्यम में सूचक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, सूचक का कार्य करता है। देखिए हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, सूचक। सूचक क्या, सर्वव्यापी सूचक। सर्वव्यापी सूचक क्या है, जब हम कई सूचकों को एक दूसरे में मिला के ऐसा मिश्रण तैयार करते हैं जो विभिन्न पीएच माध्यमों पर विभिन्न रंग देता है, अर्थात अलग अलग माध्यम में अलग अलग रंग देता है। और जो हमारा सर्वव्यापी सूचक का उदाहरण है वो कोलथोफ है। कोलथोफ 5 सूचकों का मिश्रण है। ये क्या करता है, अगर हमारे पास pH 4 है तो वहाँ पे लाल रंग देता है, 5 पे नारंगी देता है, pH 7 पर हरा पीला रंग देता है। देखिए सर्वव्यापी सूचक क्या है, कई सूचकों का मिश्रण है जो विभिन्न माध्यम में विभिन्न रंग देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। जैसे कोलथोफ 5 सूचकों का मिश्रण है, ये pH 4 पर लाल रंग देता है, 5 पर नारंगी रंग देता है, 7 पर हरा पीला रंग देता है। अगला पॉइंट जो है हमारे पास उचित सूचक के चुनाव में सावधानी है। देखिए हमारे पास जो सूचक है वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए कौन कौन सी सावधानी है वो देखनी है। तो सबसे पहला ये है कि जब भी हम सूचक का प्रयोग करें उसके द्वारा जो रंग परिवर्तन है वो एकदम होना चाहिए। एकदम मतलब ये नहीं कि भाई धीरे धीरे रंग आना चाहिए, वो एक साथ रंग आना चाहिए, एकदम से आना चाहिए।
और जो रंग आने का पॉइंट होना चाहिए वो अंत बिंदु होना चाहिए, अर्थात जब अभिक्रिया पूर्ण हो जा उसी पॉइंट पे हमारा क्या आना चाहिए, रंग आना चाहिए। दूसरा जो सूचक है उत्पन्न रंग, जो उससे रंग उत्पन्न होता है वो जो हमारा विलयन है विलयन के रंग से अलग होना चाहिए, और जो सूचक परिवर्तन का रंग है वो कैसा होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। हमारा पॉइंट है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है जब हमने अम्ल क्षार के गुण पढ़े थे कि जो हमारा अम्ल और क्षार है वो आपस में क्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया यहाँ पे भी यही बात है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaOH प्लस का HCl, NaOH क्या है, हमारा क्षार है, HCl हमारा क्या है, अम्ल है, क्या बनता है, NaCl लवण और जल बनता है। अगर हम आयनिक सिद्धांत के अनुसार देखते हैं तो NaOH का आयनन करने पर Na प्लस प्लस का OH माइनस, HCl का आयनन करने पर H प्लस प्लस का Cl माइनस, यहाँ पे NaCl से Na प्लस प्लस का Cl माइनस प्लस H2O। जैसे हम बीजगणित में देखते हैं कि दोनों साइड में जो चीज़ें बराबर होती हैं वो कट जाता है, तो यहाँ पे Cl से Cl और Na से Na कट जाएगा। इसका मतलब ये है कहने का कि जो हमारा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन है वो किसका निर्माण करते हैं, जल का। तो यहाँ से हमारे पास उदासीनीकरण की जो परिभाषा बनती है अभिक्रिया की वो ये बनती है कि जलीय विलयन में वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल आयन आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला पॉइंट है उदासीनीकरण ऊष्मा। क्या है उदासीनीकरण ऊष्मा? देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया से उदासीनीकरण ऊष्मा पूछी है उसके बाद तो क्या बताना है, 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार अक्षार के तनु विलयनों को परस्पर उदासीनीकरण में अवशोषित ऊष्मा। देखिए, जब हम 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल लेते हैं, 1 ग्राम तुल्यांकी भार अक्षार लेते हैं और उनको आपस में मिलाकर उदासीन करते हैं तो उसमें जो अवशोषित ऊष्मा है वो उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को आपस में मिलाते हैं तो NaCl और जल बनता है, तो इसमें कितना 13.7 किलो कैलोरी इसकी क्या होती है, उदासीनीकरण ऊष्मा होती है। हमारा पॉइंट है लवण। लवण क्या है? देखिए, अभी आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी, उसमें भी यही बात थी कि किसी अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या थी? अम्ल क्षार की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, वहाँ पे जो बनता है अम्ल और क्षार से क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो अम्ल और क्षार है उससे जो आपको आयनिक ठोस प्राप्त होता है उसे आप क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। NH3 प्लस का HCl इज इक्वल टू NH4Cl। लवण का जल अपघटन, वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिक्रिया करके अम्लीय क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है, लवण का जल अपघटन कहलाता है। देखिए, जब भी हम किसी भी लवण को जल में घोलते हैं, घोलने पर वो विलयन कैसा होना चाहिए, चाहे तो अम्लीय हो, अक्षारीय हो या उदासीन हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, लवण का जल अपघटन कहलाता है। देखिए, जो जल है, जल का आयनिक आयनन है, उसमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलते हैं। यदि हमारे पास, देखिए, जो हमारे पास जल है, जल में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या समान है, जिसके कारण हमारा ये जल कैसा है, उदासीन है। लेकिन यदि हम जल में कोई भी लवण घोलते हैं, घोलने पर यदि हाइड्रोजन आयन अधिक हैं तो विलयन अम्लीय है, और यदि हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या अधिक है तो विलयन कैसा होगा, अक्षारीय होगा। धन्यवाद।